कानपुर की सुबह कुछ अलग होती है। धुएं से भरे आसमान के नीचे जीवन दौड़ता रहता है। रेलवे स्टेशन की सीटी, मिक्सी की आवाज और ठेले पर बिकते चाय समोसे की खुशबू में एक गजब की जान होती है। लेकिन इन्हीं आवाजों के बीच एक नाम कानपुर की हर गली में गूंजता था। शेरू खान। शेरू का जन्म चमनगंज के एक छोटे से घर में हुआ था। उसका असली नाम शेर मोहम्मद खान था। पिता रेलवे में कुली का काम करते थे और माँ दूसरों के घर झाड़ू पोछा। घर में दो छोटे भाई और एक बहन थी। गरीबी ने शेरू को बचपन से ही कठोर बना दिया था। माँ ने कई बार कहा था, ईमानदारी से जी बेटा, चाहे भूखे रहो। लेकिन जब एक दिन स्कूल की फीस न दे पाने पर मास्टर ने उसे कक्षा से निकाल दिया और अगले दिन माँ की नौकरी भी छिन गई। तब उसने ठान लिया, अब दुनिया को अपने तरीके से जीना है। शेरू ने शुरुआत एक पान की दुकान पर चिलम भरने से की, फिर मंडी में मजदूरी, फिर ऑटो चलाया। फिर उसकी नज़र हमेशा ऊपर ही थी। वो देखता था कि कैसे गली के बड़े गुंडे नेताओं के साथ बैठते हैं, कैसे पैसा आता है और कैसे पुलिस उनकी हाजिरी बचाती है। शेरू को यही दुनिया चाहिए थी, ताकत, पैसा और इज्जत। पहली बार जब उसने अपराध की दुनिया में कदम रखा तो वो सिर्फ एक मोबाइल चोर था, लेकिन उसकी हिम्मत और चालाकी उसे भीड़ से अलग बनाती थी। एक दिन उसने शहर के सबसे खतरनाक गुंडे गजोधर यादव के भाई को नशे की हालत में पीट दिया। गजोधर ने समझा कोई छोटा मोटा लौंडा होगा, पर जब शेरू ने मंडी के बीचों बीच सबके सामने गजोधर को गोली मार दी, तब पूरा शहर कांप गया। ये वही दिन था जब पुलिस ने पहली बार उसकी फाइल खोली और अखबारों में उसका नाम छापा गया। शेरू खान नया गैंगस्टर। शहर में उसके कई नाम की दहशत फैल गई। लेकिन उसने सिर्फ डर का सहारा नहीं लिया। वो गरीबों की मदद देता, थानों में नेताओं के काम करवाता, अस्पतालों में मुफ्त दवाएं बंटवाता। धीरे धीरे वो लोगों के दिलों में बस गया। लोग उसे रॉबिन हुड कहने लगे। उसने स्कूल खोला, मस्जिद की मरम्मत करवाई और मंदिर के लिए जमीन दान दी। उसका अपना एक नियम था, बच्चे, औरतें और बुजुर्गों उसकी हिंसा से दूर रहते थे। लेकिन शेरू सिर्फ दानवीर नहीं था, वो माफिया भी था। उसकी गैंग हवाला, अवैध शराब, जमीन कब्जा और चुनाव में फंडिंग करती थी। हर नेता उसके पास जाना पड़ता था। उसका अड्डा था पुरानी कोतवाली के पास, एक पुराना कोठा जहां से वो पूरा नेटवर्क चलाता। फिर एक दिन एसीपी राघव राणा आया, दिल्ली से ट्रांसफर होकर आया, एक तेज तर्रार अफसर। उसकी आंखों में आग थी और सीने में ईमानदारी। आते ही उसने घोषणा की, शेरू खान को कानून के हवाले करना मेरी जिम्मेदारी है। कानपुर में अब एक ही कानून चलेगा, संविधान का। शुरुआत में शेरू ने मजाक उड़ाया, बोला ये भी कुछ महीनों में ट्रांसफर करा लेगा। लेकिन राघव अलग था। उसने एक एक करके शेरू के खास लोगों को गिरफ्तार किया। शुरू किया पुलिस। अब शेरू ने इनके इलाकों में छापे मारने लगा। कारोबार पर असर पड़ा, पैसे की कमी होने लगी। उसी दौरान शेरू की मुलाकात हुई नैना सक्सेना से, एक स्वतंत्र पत्रकार जो शहर के अपराधियों और नेताओं पर स्टिंग करती थी। नैना शुरू में सिर्फ एक रिपोर्ट चाहती थी, पर जब उसने शेरू के काम, उसकी जिंदगी और उसके नियमों को करीब से देखा तो उसके मन में सवाल उठने लगे, क्या हर अपराधी बुरा होता है? शेरू को भी नैना में कुछ खास नजर आया। उसकी ईमानदारी, उसका जुनून। धीरे धीरे दोनों में नजदीकियां बढ़ी। ये रिश्ता जटिल था, एक तरफ कर्तव्य, दूसरी तरफ भावनाएं। इसी बीच एक बड़ा हादसा हुआ। शहर के नामी उद्योगपति मनोज मल्होत्रा की बेटी किरण का किडनैप हो गया। फिरौती में मांगी गई 10 करोड़। शहर में आग लग गई। मीडिया ने तुरंत शेरू पर उंगली उठाई। पुलिस ने उसके घर पर छापा मारा। गिरोह में बाकी सदस्य पकड़े गए। नैना भी शक के घेरे में आई। राघव ने अल्टीमेटम दिया, 48 घंटे में शेरू नहीं मिला तो गोली मार दी जाएगी। लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। किडनैपिंग के पीछे राघव के ही विभाग के एक अधिकारी दुष्यंत सिंह था, जो मल्होत्रा से पुराने हिसाब बराबर करना चाहता था। शेरू को ये बात अपने पुराने नेटवर्क से पता चली। उसने खुद नैना के जरिए पुलिस को सबूत दिए, ऑडियो रिकॉर्डिंग, वीडियो फुटेज और कॉल डेटा। राघव अब समझ चुका था कि शेरू इस मामले में दोषी नहीं था, लेकिन शेरू सामने आने को तैयार नहीं था। उसने नैना से कहा, मैं कानून से भागा नहीं, कानून ने मुझे मौका नहीं दिया। अब मैं खुद को खत्म कर दूंगा, लेकिन अपनी शर्तों पर। उसी रात कानपुर के पुराने पुल के नीचे फायरिंग हुई। पुलिस ने दावा किया शेरू एनकाउंटर में मारा गया, लेकिन कोई लाश नहीं मिली। सिर्फ एक पुरानी टोपी, खून से सना कुर्ता और एक मोबाइल। मीडिया ने स्टोरी बना दी, कानपुर का डॉन खत्म। लेकिन हफ्तों बाद नेपाल के पोखरा इलाके में एक होटल में एक व्यक्ति दिखा,
लंबा चौड़ा, हल्की दाढ़ी और एक चेहरा जो कभी बहुत मशहूर था। कुछ कहते हैं वो शेरू था। नैना ने पत्रकारिता छोड़ दी। उसने एक किताब लिखी, डॉन और देवता, जो बेस्ट सेलर बन गई। एसीपी राघव का प्रमोशन मिला, लेकिन वो आज भी कहता है, अगर शेरू मर चुका होता तो कानपुर में डर नहीं, खालीपन होता। शहर आज भी जिंदा है, लेकिन जब रात के 2 बजे किसी गरीब की आवाज पुलिस तक नहीं पहुंचती, तो लोग कहते हैं कहीं से शेरू देख रहा होगा। नेपाल के पोखरा इलाके की पहाड़ियों में एक छोटा सा ढाबा था, जनता भोजनालय। वो रोज एक लंबा शांत आदमी वहां आता, दाढ़ी में छुपा चेहरा, आंखों में एक अजीब सी गहराई और हाथों में चूड़ीदार कुर्ता। वो ज्यादा बात नहीं करता, पर एक बार जब ढाबे पर झगड़ा हुआ और किसी गुंडे ने मालिक की बेटी को हाथ लगाया, उसी रात उस गुंडे की लाश नदी में मिली। लोगों ने धीरे से कहना शुरू किया, वो शेर जैसा आदमी है, नाम नहीं बताता, पर किसी को जुल्म नहीं करने देता। उसे सब खान साहब कहते थे। उधर कानपुर में एसीपी राघव राणा को अभी चैन नहीं था। फाइलें बंद हो चुकी थी, लेकिन दिल में सवाल जिंदा थे। फिर एक दिन नेपाल से आई तस्वीर से सब कुछ बदल दिया। होटल के सीसीटीवी फुटेज में वही चेहरा, वही आंखें, वही चाल। राघव समझ गया, शेरू जिंदा है और शायद लौटेगा। इसी बीच नैना सक्सेना को भी नेपाल बुलाया गया, एक सेमिनार के लिए। वहां की एक लोकल पत्रकार ने उससे कहा, हमारे यहाँ एक आदमी है जो तुम्हारी किताब के हीरो जैसा दिखता है। नैना ने जब तस्वीर देखी तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। शेरू, नेपाल में शेरू अब सिर्फ छुपकर जी नहीं रहा था, वो एक नया मिशन चला रहा था, तस्करों, मानव तस्करी करने वालों और भ्रष्ट अफसरों के खिलाफ। छाया बनकर लड़ रहा था। काठमांडू के बाहरी इलाकों में जो लोग उसे खान भाई कहते थे, जो पुलिस नहीं है पर जुल्म के खिलाफ लड़ता है। नैना ने उससे मिलने की कोशिश की। जब कई कोशिशों के बाद मुलाकात हुई, तो सिर्फ एक वाक्य बोला गया, तू अब भी वही है। शेरू ने कहा, मैं कभी डॉन नहीं था, सिर्फ वक्त ने मुझे बना दिया था। अब मैं इंसान बनने की कोशिश कर रहा हूँ। पर पुराने दुश्मन जिंदा थे। कानपुर में अब दुष्यंत सिंह खुद एमएलए बन चुका था और उसे भनक लग चुकी थी कि शेरू जिंदा है। उसने उसने नेपाल के गुंडों से संपर्क किया। शेरू पर हमला हुआ, लेकिन पहले जैसे बचता आया था, इस बार भी बच निकला। अब वो छुपना नहीं चाहता था। उसे नैना से कहा, मैं लौटूंगा आखिरी बार हर गुनाह का हिसाब देने, लेकिन इस बार अपनी शर्तों पर। भारत नेपाल सीमा पर जब एक लाल जिप्सी दोबारा देखी गई तो सोशल मीडिया पर ट्रेंड होने लगा, शेरू इज बैक। कानपुर स्टेशन पर भीड़ इकट्ठी थी। एसीपी की राघव खुद पहुंचे। दोनों की आंखें मिली। शेरू बोला, मैं आत्मसमर्पण करने आया हूँ, लेकिन इस बार तुम्हें मेरा सच भी सुनना होगा। कानपुर कोर्ट के बाहर हजारों की भीड़ जमा थी। पोस्टर लगे थे, हमारे शेरू भाई को छोड़ो, डॉन नहीं हमारे रॉबिन हुड है। लेकिन अदालत एक भीड़ का मंच नहीं होती, वहां कानून चलता है। शेरू को हथकड़ियों में लाया गया। एसीपी राघव राणा की निगरानी में मीडिया के कैमरे चमक रहे थे। जज ने पहली ही सुनवाई में कहा, आप पर 17 हत्या, 23 जबरन वसूली, 12 जमीन कब्जा और आतंक फैलाने के आरोप हैं। क्या आप इसके दोषी हैं? शेरू ने चुप रहकर सर झुकाया, लेकिन फिर बोला, मैं हर वो गुनाह कबूल करता हूँ जो मजबूरी में किया, पर हर जुल्म से लड़ा भी हूँ। नैना कोर्ट में बैठी थी, उसकी आंखों में आंसू थे और गर्व भी। फिर गवाह पेश किए गए। कुछ डर के मारे चुप रहे, लेकिन कई गरीब लोग सामने आए। एक रिक्शे वाला जिसकी बेटी की शादी शेरू ने करवाई थी, एक बूढ़ी माँ जिसकी झोपड़ी के लिए शेरू ने एमएलए से भिड़ लिया था। हर कोई यही कहता था, वो डॉन नहीं था साहब, इंसाफ का आदमी था। शेरू की गैंग के कई पुराने साथी भी सामने आए। कुछ ने कहा वो सुधर चुका है, तो कुछ ने खामोशी ओढ़ ली। 6 महीने तक केस चला। मीडिया, राजनीति, पुलिस, अब सब पीछे लग गए। आखिर में जज ने फैसला सुनाया, शेर मोहम्मद उर्फ शेरू खान को 12 साल की सजा दी जाती है, जिसमें से 8 साल पहले ही वो भूमिगत जीवन में समाज सेवा कर चुका है। उसे न्यायिक निगरानी में पुनर्वास योजना का तहत रखा जाएगा। भीड़ सन्न थी, लेकिन फिर तालियां बज उठी। शेरू मुस्कुराया, अब मैं सच में आजाद हूँ। शेरू को रिहा कर एक पुनर्वास संस्था के तहत रखा गया, जहां वो युवाओं को अपराध से दूर रखने के लिए काम करने लगा। नैना ने उसके साथ मिलकर एक एनजीओ शुरू की, शेरू फाउंडेशन। एसीपी राघव राणा ने भी शेरू को सलाहकार की तरह मान्यता दी और कहा, जो शेर दहशत फैला सकता है, उसे अब इंसाफ को अपना धर्म बना लिया है। शेरू अब कानपुर की गलियों में डर से नहीं, दुआओं से पहचाना जाता है।
और हर शाम वो अपने एनजीओ की छत पर बैठकर चाय पीते हुए कहता है, डॉन बनना आसान था, इंसान बनना मुश्किल। पर अब सुकून है। कानपुर का डॉन अब बन चुका है कानपुर का रहनुमा।